आप सबका स्वागत है मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज मैं अभिनव मनुष्य कविता को पढ़ाऊंगी, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये चैप्टर 4 है। तो ये जो कविता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ कवि मनुष्य को अभिनव मनुष्य क्यों कहा गया है, चलिए इसको जानने के लिए मैं थोड़ा सा एक संदेश दे दूँगी। ओके, तो प्रकृति को बनाने वाले कौन है? ठीक कहा, प्रकृति बनाने वाला भगवान है ना। तो इस प्रकृति को सजाने के लिए भगवान ने क्या किया है? जंगल, पेड़ पौधे, नदियाँ, सागर, तालाब, झील, ओके, पशु पक्षी, पर्वत, जो भी जीव जंतु हैं उसको सबको बनाया है और साथ में फल फूलों को भी दिया है। ठीक है, लेकिन इस प्रकृति को बनाने के बाद में भगवान ने क्या किया? मनुष्य को भी बनाया। ओके, मनुष्य को क्यों बनाया? क्योंकि मनुष्य जो है वो ईश्वर के करीब है, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि वो सोचने समझने की शक्ति रखता है। वो अगर जी देखिए, एक दूसरे के साथ जब बहुत सारे मनुष्य रहेंगे तो क्या करता है? वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे की मदद करता है, प्रेम भावना से रहता है, अच्छा व्यवहार करता है, मिलजुल कर रहना पसंद करता है। ओके, तो इसीलिए मनुष्य को बनाया है। और साथ में कवि ये भी कह रहे हैं कि मनुष्य को इस प्रकृति में इसलिए पैदा किया ताकि प्रकृति से जो कुछ भी चीज़ें, वस्तुएं जो होती हैं उसका फ़ायदा उठा सके। तो ठीक है, तो मनुष्य क्या इस प्रकृति के दी हुई चीज़ों से संतुष्ट है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो महत्वाकांक्षी है। वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई नई चीज़ें बना रहा है। ओके, तो इसीलिए आज के युग के बारे में, यानी आज के साइंस के बारे में बताते हुए आज के मनुष्य को नया मनुष्य कहा गया है। तो अभिनव मनुष्य का मतलब होता है नया मनुष्य। ओके, तो आप सबको इसका छोटा सा जो संदेश मैंने बताया है सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कवि के परिचय की तरफ। कवि परिचय में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1904 में। बिहार प्रांत मुंगेर जिले में हुआ था। तो ये जो मेन आंसर है इसको आप याद रखना है। उनका जन्म 1904 में कहाँ पर हुआ था? बिहार प्रांत मुंगेर जिले में हुआ था। तो ये पहले रेडियो विभाग में काम करते थे, बाद में सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। प्राध्यापक यानी लेक्चरर बने। आगे चलकर वे क्या करें? भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में वे नियुक्त हुए। ओके, तो ये आप सबको याद रखना है। और सन 74 को 1974 में इनका निधन हुआ था। देहावसान या निधन दोनों भी कहा जाता है। तो ये आप इसमें जो टॉपिक मैंने बताए हैं, जो मेन आंसर्स जो मैंने बताए हैं उसको याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। दिनकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूपछांव, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि। तो कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। इनमें से आपको 3 या 4 रचनाएं याद रखना होगा। ठीक है, तो 1972 में उर्वशी काव्य कृति के लिए, देखिए यहाँ पर उर्वशी काव्य कृति उन्होंने जो लिखी है, काव्य जो लिखी है, इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ था या उर्वशी काव्य कृति के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाता है? खास करके जो साहित्यकारों को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो ये माननीय है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति होती है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे कवि के आशय की तरफ।
तो कविता का आशा है प्रस्तुत कविता दिनकर जी के कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है षष्ठ सर्ग, यानी जो कविता जो इस कविता को उन्होंने जो बनाया है ना, उस कविता को कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। ओके, षष्ठ सर्ग का मतलब होता है छठा भाग के 6th पार्ट। ओके, वहाँ से लेकर इस पद्य को बनाया है। दूसरा पॉइंट है, इसमें आधुनिक मानव तथा वैज्ञानिक युग का विश्लेषण किया गया है। तो कवि जो है आज के मानव के बारे में और आज के साइंस के ज़माने में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मनुष्य ने प्रगति की है, उसके बारे में बताया है। तीसरा पॉइंट है, यद्यपि मानव ने प्रकृति के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर कवि का कहना है मानव ने प्रकृति के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर तत्व पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, विक्ट्री पा ली है। ओके, तथापि लेकिन उसने आपसी भाईचारा और प्रेम को नहीं पाया है। तो ये यहाँ पर जो है कवि है ना, मनुष्य के प्रगति की निंदा जो कर रहे हैं, मनुष्य की निंदा भी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रगति तो कर चुका है लेकिन आपसी भाईचारे को और प्रेम को नहीं पाया। ओके, इसलिए यहाँ कवि निंदा कर रहे हैं। तो आगे चलकर मैं सब कुछ बताऊंगी। तो लास्ट का जो पॉइंट है वो है, अतः कवि की इच्छा है। यहाँ पर इच्छा भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कवि जो है यहाँ अपनी इच्छा या एक संदेश वो दे रहे हैं कि मनुष्य आपसी प्रेम भाव को समझे। ओके, तब कहीं वो सच्चा मानव कहलाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमें मालूम हो जाता है कि कवि इस पद्य के द्वारा मनुष्य की निंदा तो कर रहे हैं लेकिन वो खुश भी हैं और साथ में वो एक अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। तो ये रहा कविता का आशय। तो आगे बढ़ते हैं कविता के सारांश की ओर। ओके, तो तो पहला जो भाग है कविता का, जो पहले जो चरण है उसको मैं पढ़ूंगी, उसके पूरे मीनिंग्स भी बताऊंगी आपको और उसके साथ साथ पूरा डिटेल बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो चरण है, पहला पंक्ति है, आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन। तो कवि क्या कह रहे हैं? आज की दुनिया कैसी है? विचित्र है, नवीन है। विचित्र नवीन क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया था कि प्रकृति से मनुष्य को जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है। पहले जो थे मनुष्य वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, प्रेम का व्यवहार करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, वो उपकारी थे, वो दूसरे की भलाई चाहते थे। ओके, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। और आज क्या है? आज वो सिर्फ अपनी सोचता है, वो स्वार्थ बन गया है। तो इस तरह क्या है, वो विचित्र, यानी सारी दुनिया इसी प्रकार की हो गई है, वो संतुष्ट नहीं है। और साथ में जहाँ पर पेड़ लगाए जाते थे आज काट रहे हैं। तो दुनिया जो थी, देखिए प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है मनुष्य के लिए, खाने पीने के साथ, पहनने ओढ़ने के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, रहने, घर, धन धाम सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या है, संतुष्ट नहीं है। वो अपने आप का सोच रहा है, वो स्वार्थ बन गया है, वो नई नई चीज़ें बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो अपने जो लाइफस्टाइल है उसको बदलना चाहता है, उसको आसान करना चाहता है, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी है। ओके, देखिए दुनिया से, इस प्रकृति से जो भी चीज़ें उसको मिल रही हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो अपने जीवन को और भी अच्छा बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर रहा है, नई नई चीज़ें बना रहा है। तो वो क्योंकि वो महत्वाकांक्षी है, तो इसीलिए आज की दुनिया को नवीन भी कहा है और विचित्र भी कहा है। ओके, तो इसीलिए आज के इस दुनिया को उसने क्या कर लिया है, आज की इस दुनिया के सभी तत्वों पर वो क्या कर लिया है, विजय पा लिया है, अपना अधिकार जमा कर बैठा है। तो कवि का कहना है कि आज की दुनिया विचित्र भी है, नवीन भी है और प्रकृति के सर्वत्र ने पूरी जगह पर विजय ने विक्ट्री पा ली है। ओके, आसीन ने बना बैठा है, इन्हें अपना अधिकार को बनाकर बैठा है।
ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे चरण में चलेंगे। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। देखिए यहाँ पर कवि का कहना है कि नर के करों में, नर यानी मनुष्य, करों यानी हाथ, वारी जल, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, भाप। तो नर ने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया है, मनुष्य ने अपने हाथों में जल की शक्ति को, विद्युत की शक्ति को और भाप की शक्ति को अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। कैसे, देखिए जहाँ पर समुद्र हो या नदियाँ हो तो उस नदियों पर जो बांध बनाया जा रहा है, बांध यानी डैम बनाया जा रहा है, उस डैम को आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ डोर्स वगैरह होते हैं, जब चाहे मनुष्य जो है पानी को छोड़ता है, जब चाहे उसको बंद कर देता है। इस तरह पानी की शक्ति को वो अपने हाथों में नियंत्रित कर रखा है, जब चाहे उसको छोड़ता है, जब चाहे उसको रोक कर रखता है। उसी प्रकार विद्युत को देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जो है वो जल से उत्पादन होता है, मनुष्य उसको भी उत्पादित कर रहा है, फिर भी उसका उत्पादन करने के साथ साथ उसको भी नियंत्रण में कर चुका है। तो इस प्रकार क्या है, वो विद्युत की शक्ति को भी अपने हाथों में बांध कर रखा है। इस तरह भाप यानी वेपर देखिए, जो भाप आपने सुना होगा, वाटर साइकिल, उससे जो सूरज की किरणों से जो समुद्र का पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उठता है और वही बादल बनते हैं और वही बरसात, वही जब मानसून की हवाएं आती हैं तो बादल जो है एक से एक टकराने के बाद वर्षा होती है। तो इस तरह ये भाप क्या है, भाप को भी अपने वश में कर लिया है, वेपर को भी अपने वश में कर लिया है। देखिए इस भाप को किस प्रकार से, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि स्टीमर किस प्रकार से होता है। ओके, स्टीमर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब हमारे सर में दर्द होता है या जब हमें सर्दी वगैरह होती है तो वो स्टीमर का हमें इस्तेमाल करते हैं, है नहीं। तो उस भाप को भी, उससे भाप होता है, स्टीमर यानी उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा कुछ मेडिसिन डाल दें ताकि उससे भाप हमें मिल सके। बहुत सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार क्या है, भाप को भी वो अपने कंट्रोल में कर चुका है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये इस कविता के चरण का जो भी मैंने विश्लेषण किया है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे यानी तीसरे चरण में। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। देखिए यहाँ पर मनुष्य क्या, कवि कह रहे हैं, हुक्म पर यानी मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता भी है और उतरता भी है। तो पवन का ताप क्या है, यानी टेम्परेचर। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हर रोज़ न्यूज़ में बताए जाते हैं कि आज की डिग्री कितनी है, ओके, टेम्परेचर की डिग्री कितनी है, आज का तापमान कितना है। ओके, तो इस तरह क्या है, मनुष्य जो टेम्परेचर जो है वो कुदरत से होता था, जैसे कि सूरज की गर्मी जैसे जैसे ज़्यादा होती तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा दिखाई देता था, और जब मानसून की हवाएं आती हैं, जब ठंडी होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता था। ये कुदरत से होता था। लेकिन आज क्या है, उसको भी मनुष्य ने अपने हाथों में बांध लिया है, उसको भी नियंत्रण कर लिया है। जैसे कि देखिए हमारे घरों में क्या होती है, एसी वगैरह होती है। जब हमें ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, एसी का जो है वो एसी को बढ़ा लेते हैं या जब चाहे उसको कम भी कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो इस तरह क्या है, मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बना लिया है। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य नई नई चीज़ें बना रहा है। ओके, इन नए नए आविष्कारों से वो अपने जीवन को आसान बना रखा है। ओके, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं चलूँगी चौथे चरण में। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान का मतलब क्या है, रुकावट यानी पर्दा। तो मनुष्य ने आज के यानी उस ज़माने से लेकर आज के साइंस के ज़माने तक मनुष्य जो है प्रकृति के चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह महत्वाकांक्षी है। वो क्या कर रहा है, नई नई चीज़ें वो बना रहा है। आज के ज़माने में वो नई नई आविष्कार बना रहा है। तो इसीलिए क्या कर रहा है, उसको किसी भी प्रकृति के किसी भी चीज़ों से
को पर जाने, यानी जैसे कि आकाश हो, धरती हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, हर चीज़, हर तत्व, प्रकृति के हर तत्व पर वे क्या किया है, उसकी जानकारी प्राप्त कर लिया है। इसलिए उसको रोकने वाला अब कोई नहीं है। मतलब वो इतना प्रगति कर चुका है, वो कर मतलब और भी आगे बढ़ रहा है कि वे अब वो रुकने वाला नहीं है। ओके, तो लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। तो कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जो है लांग सकता है, कहाँ पर, सरित पर, सरित यानी नदी, गिरी पर, गिरी यानी पहाड़, सिंधु यानी समुद्र, इतना प्रगति कर चुका है, उसके इतने नए नए आविष्कार आ चुके हैं कि इन आविष्कारों के ज़रिए से वो क्या करता है, वो दुनिया को कहीं भी लांघ सकता है, दुनिया के किसी भी भाग में, जैसे सरित हो, नदी को पार कर सकता है, गिरी को पार कर सकता है, समुद्र को भी पार कर सकता है। अंडरस्टैंड। तो देखिए उसके बनाए हुए जो चीज़ें हैं, उसके जो आविष्कार हैं, जैसे हवाई जहाज़ है, पानी का जहाज़ है, उससे क्या कर सकता है, पानी से, समुद्र के रास्ते से वो प्रकृति के कोई भी दिशा में वो जा सकता है, गिरी को भी पार कर सकता है, गिरी के ऊपर चढ़ता है। ओके, गिरी को यानी पर्वत को वो तोड़कर उससे वो रास्ता बना रहा है, समुद्र को भी पार कर सकता है। इस तरह क्या है, वो अपने इस आविष्कारों से वे इतना प्रगति पा लिया है कि वो सब कुछ का ज्ञ उसको है, सब कुछ का नॉलेज जो है उसको जानकारी प्राप्त कर चुका है। ओके, तो इन सारी चीज़ों का वो विजय बन बैठा है, वो अपना प्रभुत्व जमा लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी प्रकृति के जो तत्व हैं, जैसे कि धरती है, आकाश है, समुद्र है, पर्वत है, ओके, अग्नि है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के जो सीक्रेट है, ओके, इसको वो जान चुका है, और इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको वो मतलब उससे कोई रोक नहीं सकता। ओके बच्चों, तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर छोटा भाग बनाया है भावार्थ का। आज की दुनिया बड़ी विचित्र है और नवीन भी। आज प्रकृति के सर्वत्र क्षेत्रों में विजय पाकर मानव आसीन है। ऐसा लग रहा है कि उसने जल, विद्युत और भाप आदि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। प्रभुत्व यानी सभी चीज़ों का वो प्रभु बन गया है। ओके, आज मनुष्य का आज्ञा यानी उसके हुक्म से पवन का ताप भी क्या होता है, चढ़ता भी है, घटता भी है, और उसमें मनुष्य को कहीं रुकावट नहीं है। यानी इस प्रकृति के हर चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। यहाँ तक कि सरिता, पहाड़, नदी या सागर को भी वह सहजता से यानी आसानी से पार कर सकता है। तो इन्हें मैं यहाँ पर छोटा सा भावार्थ लिख दिया है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे भाग में चलेंगे। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान। तो कवि कह रहे हैं आज का जो मनुष्य है वो मनुष्य वो ज़माने से लेकर आज के ज़माने में, आज का ज़माना कौन सा ज़माना है, आज का ज़माना जो है वो विज्ञान का ज़माना है। आज के विज्ञान के ज़माने में क्या कर रहा है, बहुत सारे नॉलेज पाकर, बहुत सारा ज़्यादा विज्ञान पाकर वो नई नई चीज़ें बना रहा है, वो यान बना रहा है, स्पेसशिप बना रहा है। ओके, उसके यान जो है कहाँ पर जा रहा है, गगन में जा रहा है, यानी आसमान पर। ओके, कांप दे जिसके करों को देखकर परमाणु। तो कवि का कहना है कि प्रकृति के हर चीज़ों पर तो उसने विजय पा ली है, यानी आकाश, धरती, समुद्र, पहाड़, पवन का ताप, सारी चीज़ों को। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उसके हुक्म पर तो चलते हैं। तो परमाणु क्या है, परमाणु जो है, परमाणु भी एक मनुष्य ने ही बनाया है। ओके, और इसका उपयोग भी मनुष्य ही कर रहा है। तो आपको मालूम है परमाणु क्या चीज़ है, एक बहुत ही शक्तिशाली आटम बम है। जहाँ पर भी फटता है सारी धरती जो है हिल जाती है। उसको हम आँखों से भी नहीं देख सकते। ओके, लेकिन
वो परमाणु भी आज करों को यानी नर के मनुष्य के हाथों को देखकर कांप रहे हैं कि वो कहीं किसी जगह पर कब उसका दुरुपयोग करेगा। ओके, देखिए परमाणु बनाया गया है, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है और उसका अच्छा उपयोग भी हो रहा है, सदुपयोग भी हो रहा है। लेकिन अगर इस परमाणु को लोगों की भलाई के लिए सदुपयोग करेंगे तो परमाणु भी हमारे लिए एक गिफ्ट ही होगा, है नहीं। अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो मनुष्य का ही नुकसान हो सकता है, इस प्रकृति का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए परमाणु भी क्या कर रहा है कि मनुष्य अब वो क्या करने वाला है उसके साथ, कहीं उससे उसका दुरुपयोग करने वाला तो नहीं है, ये सोचकर मनुष्य के हाथों को देखकर परमाणु भी कांप रहा है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगर है। देखिए यहाँ पर आज की दुनिया को हम साइंस की दुनिया कहते ही है ना। तो आज की दुनिया में, आज के ज़माने में मनुष्य इतना नॉलेज पा चुका है कि इतना ज्ञान उसके पास है कि वो विज्ञान से क्या करता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीख चुका है और बहुत सारी चीज़ें वो बना रहा है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि वो आलोक का आगर है, यानी उसके अंदर इतना प्रकाश भर चुका है, ज्ञान का विज्ञान का वो प्रकाश है। ओके, ये प्रकाश का भंडार है, आगार मतलब भंडार है, और ये सृष्टि का श्रृंगार भी है, इन्हें सृष्टि को सजाने वाला। ओके, इन्हें भगवान ने इतनी सारी चीज़ों से इस प्रकृति को संवारा है, लेकिन मनुष्य को इसलिए पैदा किया है ताकि वो श्रेष्ठ है और इस सृष्टि का श्रृंगार है। ओके, इसीलिए कहा गया है कि ये मनुष्य जो है सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आकार भी कहा गया है। इस सृष्टि को सजावट की चीज़ है। ओके, इन्हें ज्ञान का विज्ञान के आलोक का जो कोई प्रकाश है, जो कोई वस्तु है, तो वो श्रृंगार है, तो वो मनुष्य है। ओके, तो इस सृष्टि का श्रृंगार मनुष्य को कहा गया है। व्योम से पाताल तक, व्योम यानी आकाश, पाताल यानी धरती के नीचे का भाग। ओके, देखिए वो इतना ज्ञानी हो गया है। ओके, तो इतना जान चुका है, इतनी उसको नॉलेज आ गई है कि वो व्योम यानी आकाश के ऊपर के हर चीज़ के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर ली है। साथ में पाताल के नीचे के ज़मीन के अंदर के नीचे के भाग के अंदर जो भी है उसको भी वो जान चुका है। ओके, तो मनुष्य क्या है, वो सिर्फ आकाश और धरती को ही नहीं बल्कि समुद्र के अंदर भी वो जा चुका है, पहाड़ के अंदर भी जा चुका है, हर चीज़ को वो लांघ चुका है। ओके, हर चीज़ की जानकारी वो प्राप्त कर चुका है। तो हर चीज़ का ज्ञ उसको है, ज्ञ यानी उसको नॉलेज हो गया है। तो इससे कोई रुकावट नहीं है बच्चों। ओके, आप सबको समझ में आ गया होगा कि अभी मैं छोटा सा यहाँ पर भावार्थ लिखा है, उसको याद करने में आपको आसानी होगी। आज इसी मनुष्य का वायुयान आसमान में उड़ रहा है। मानो मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं। परमाणु भी क्या है, मानव के यानी मनुष्य के करों को, हाथों को देखकर कांप रहे हैं कि उसका कब दुरुपयोग होने वाला है। ओके, मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है और ज्ञान विज्ञान का आलोक का आगार है। तो व्योम से पाताल तक सब कुछ उसको जानकारी है। तो इतना आप लिखेंगे तो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो चलेंगे तीसरे चरण में। पर ना ये परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। आप कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे आकाश हो, चाहे धरती हो, चाहे पाताल हो, उस सब की जानकारी तो प्राप्त कर ली है, लेकिन वो इतनी प्रगति कर चुका है। ओके, ये उसका श्रेय नहीं है। तो मनुष्य किसको कहलाया जाएगा? परिचय, मनुष्य का परिचय क्या है और मनुष्य को श्रेय कब जाता है? श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत हो। तो कवि कह रहे हैं श्रेय उसको जाता है जो उसकी बुद्धि पर हृदय की जीत हो। ओके, तो दूसरों के
कब होता है ऐसा कि जब एक दूसरे से वो मोहब्बत से प्यार से वो व्यवहार करता है, एक दूसरे की सहायता करता है, दूसरों के दुख सुख को समझता है। ओके, तो दूसरों के दिलों को जीतना ही उसका मनुष्यत्व है। ओके, तो इसका मतलब ये है श्रेय उसको जाता है बुद्धि पर चैतन्य और की जीत हो। तो कभी कह रहे हैं जो हृदय ने चैतन्य और की जीत हो, बुद्धि पर हो जाए। ओके, उसकी जो बुद्धि है उस पर हृदय की जीत होना चाहिए, यानी दिल की जीत हो, सबके दिलों को वो जीतना चाहिए, तभी उसका श्रेय उसको जाता है। ओके, श्रेय मानव के असीमित मानव से प्रीत। देखिए मनो कभी कह रहे हैं कि असीमित, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं असीमित, यानी सीमा, जिनकी सीमा नहीं होती है ना बच्चों। इस दुनिया में कई सारे लोग हैं, वो एक दूसरे के ने समाज में बहुत सारे मनुष्य जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, है ना। वो एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार जब करते हैं तो क्या है उसको मतलब ये असीमित मानव से जब वो प्रेम करता है, जो प्रेम का भाव रखता है, जो भलाई करता है, जो उपकारी है, जो सहकार करता है, वही मानव कहलाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे के को लड़ाई डाले, भेदभाव करे, जाति पाति के नाम से वो लड़े, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई लड़ता है तो एक दूसरे में जब नफ़रत पैदा हो जाते हैं तो उनके नफ़रत को तोड़ देना चाहिए, उनके नफ़रत को मिटाकर वो प्रेम का भाव का बहाना चाहिए, तभी वो मानव कहलाया जाएगा। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो। तो कभी कह रहे हैं जब एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में जब पर्दा आ जाता है, जब नफ़रत आ जाती है, जब भेदभाव आ जाते हैं, तो इस भेदभाव को, इस नफ़रत को मिटाना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। ओके, जो नर एक दूसरे की नफ़रत को मिटाता है वही मानव कहलाएगा। ओके, और कभी कह रहे हैं वही ज्ञानी भी, वही विद्वान भी, और मानव भी वही है। तो कभी का कहना है सिर्फ वह आकाश की जानकारी प्राप्त करना ही उसकी प्रगति नहीं है, धरती के नीचे के जानकारी प्राप्त करना ही उसकी प्रगति नहीं है, या बिल्डिंग बनाना उसकी प्रगति नहीं है, नए नए आविष्कार करना ही प्रगति नहीं है, ये समुद्र के की जानकारी प्राप्त करना भी उसकी प्रगति नहीं है। श्रेय उसको भी नहीं जाता। श्रेय किसको जाता है, उसकी प्रगति किस में है, जब वो एक दूसरे के सुख दुख को जाने। ओके, मैंने उस परेशानियों को दूर करे, भेदभाव को मिटाए और भाईचारे को बनाए रखे, तभी वो मानव कहलाने का अधिकार होगा, वही ज्ञानी होगा, वही विद्वान भी होगा। तो इस तरह बच्चों कभी कह रहे हैं कि वो मनुष्य जो भी बना रहा है, जो भी आविष्कार उसने बनाया है, उससे जो भी नुकसान होते हैं, देखिए जो भी आविष्कार उसने बनाया है उससे नुकसान भी होते हैं और उससे फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए, उसके जो फ़ायदे के लिए जो इसका उपयोग करता है वही मानव कहलाया जाएगा। ओके, और लोगों को सुख से रहने देने का भी प्रचार करना चाहिए। ओके, तो यही कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आप सबके जीवन में जो भी है हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करना चाहिए। ओके बच्चों, तो इसका छोटा सा भाव मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको आसानी होगी। तो भावार्थ इस प्रकार है, परंतु कवि कहते हैं कि ये वास्तव में मनुष्य का परिचय नहीं है, उसका श्रेय नहीं है। श्रेय तो उसका है जिसने बुद्धि पर चैतन्य और की जीत प्राप्त हो। श्रेय उनको है जिन्होंने असीमित मानव से प्रेम किया है। श्रेय उनको है जो एक दूसरे के बीच की बाधा को मिटा दे। वास्तव में वही ज्ञानी, वही विद्वान है तथा सच्चा मानव भी वही है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे इस छोटे से विश्लेषण का। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा, तो इसको पढ़ने में भी आसानी होगी, तो इसको रटना नहीं है। ओके, तो आप सबको मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं, पसंद आ गई हो तो
मुझे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए